Welcome back to the next session. As promised, I have come up with the revision video for anatomy. Okay, so here we're going to revise anatomy. In this first session, we're going to revise it via a few PYQs, previous year questions, which has been asked in various examinations. Okay, all right. So let's start it. ओके नाउ पहली चीज ये नोट करिए कि अब जो क्वेश्चंस है ना वो ऐसे सीधा नहीं पूछा जाता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रोस्टेट और which is the narrowest part or anything like that. Since you're appearing for a assistant professor's job, that is why you will be asked more of clinical based questions जहां पर आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज होगी उसको चेक किया जाएगा. ठीक है, तो आपको सिचुएशंस दी जाएंगी एंड यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दैट. ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस फर्स्ट क्वेश्चंस. नाउ a 60 years old male presents to the emergency department with the symptoms of urinary urgency, hesitancy and feeling of bladder fullness. The physician notes an enlarged prostate on digital rectal examination. Following a core needle biopsy, he is diagnosed with prostate cancer. Into which of the following structures do prostatic duct opens? Okay, now इसको आंसर करने से पहले हम थोड़ा सा जो है विल रीड अबाउट प्रोस्टेट. ओके, सो बेसिकली अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में देखोगे वो एक कॉनिकल ग्लैंड है. इट इज अ कॉनिकल शेप्ड ग्लैंड एंड इट लाइज एट द जंक्शन. ये कॉनिकल शेप्ड ग्लैंड है जो कि प्रोस्टेट है, जो कि लाई कर रहा है एट द जंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड पेनिस. ओके, नाउ इसका एक बेस होता है और इसका एक एपेक्स होता है. ठीक है, नाउ अब क्या है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये बेसिकली सराउंड करता है यूरेथ्रा को. और यूरेथ्रा के कौन से पार्ट को? बेसिकली द प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा. नाउ this part of the urethra which is surrounded by the prostate gland, that is called as prostatic urethra. The following part of the urethra is membranous urethra and the last part is bulgy, जो कि आप बल्बर स्पॉन्जी यूरेथ्रा होता है, that's okay. now अब अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड को देखोगे ना, वो बेसिकली बहुत सारे ऐसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सेक्रीट करता है जो कि हेल्प करता है टू मेंटेन फ्लूइड कंसिस्टेंसी ऑफ द सेमेन. ओके, नाउ अब हमें जो इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा गया है ना, अब ये देखिए कि दिस इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दिस इज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड दिस इज द पेनाइल और द बल्बर और द स्पॉन्जी यूरेथ्रा. ओके, नाउ अब क्या क्या है जो कि इस वाले यूरेथ्रा के पार्ट में ओपन होता है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो डक्ट्स हैं फ्रॉम द प्रोस्टेटिक ग्लैंड, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी जो डक्ट्स हैं वो बेसिकली ओपन होती हैं इनटू द प्रोस्टेटिक साइनस. वो कहाँ ओपन होती हैं? इनटू द प्रोस्टेटिक साइनस व्हिच इज प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द यूरेथ्रल क्रेस्ट. उसकी पिक्चर मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल इंफॉर्मेशन राइट है. तो वो जो प्रोस्टेटिक डक्ट्स हैं वो ओपन होती हैं प्रोस्टेटिक साइनस में, जो कि फाइनली ड्रेन करता है इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. उसके अलावा जो इजैक्यूलेटरी डक्ट्स हैं दे आल्सो ड्रेन इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि वी हैव अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स. नाउ दीज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स दे आर प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, लेकिन जो उसकी डक्ट्स हैं वो ओपन होती हैं आपकी ये जो स्पॉन्जी और जो बल्बर यूरेथ्रा है उसमें. Fine. Now let me show you the next picture. So हमारा जो ये question है कि into which of the following structures do the prostatic duct opens, उसका आंसर रहेगा prostatic sinus, which finally drains into the prostatic urethra. Okay, so let's just mark it. Sorry. ठीक है, so that's prostatic sinus. Moving on to next.
but actually into the जो आपका bulbous जो आपका drain करेगा. Okay, now moving on to the next. This is general information about the prostate gland. That prostate gland has 5 lobes, 1 anterior, 1 posterior, 2 lateral and 1 medial. Okay, this is the general information you must know. Okay, now the next question is, this is also application based. There is no direct question. All of these questions are direct application based. Okay, now a 20 years old male presented to you with ankle sprain after playing a football match. You are evaluating the patient. In foot pronation, the axis of which two joints become parallel? Okay, इसका मैं आंसर आपको पहले बता देती हूँ and then we'll move on to the next slide. Okay, so it's basically the talonavicular and calcaneocuboid जो हमारा जॉइंट है ना, ये दो जॉइंट्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं. कैसे रहते हैं? we'll see that in the next picture. Okay, okay. ना उससे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल मूवमेंट्स क्या होती हैं फुट की. ठीक है, when you move your foot, this is your feet. Let me just show you. This is your feet. Okay, now moving it like this. This is your plantar flexion. Okay, this is your dorsiflexion. Moving it away from the central line, that is abduction. Moving it towards the medial line or the center line, that is adduction. That is to add. Okay, then now what we need to remember is, सबसे पहले इन joints को देखिए. Just look at here. हमारे जो मेन जॉइंट्स हमें याद में रखें ना, दिस इज द कैल्केनियम, हेयर इज द क्यूबॉइड, हेयर इज योर टैलस एंड हेयर इज योर नाविकुलर. ठीक है, तो यहाँ ऊपर जो हमारा जॉइंट है दैट इज टैलो नाविकुलर जॉइंट, और जो नीचे है दैट इज कैल्केनियो क्यूबॉइड. ठीक है, तो जब हम प्रोनेट करते हैं, प्रोनेशन क्या है? बेसिकली प्रोनेशन जो है हमारा 3 मूवमेंट्स को मिला के बना है. दैट इज, ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से दूर चले जाओ, एबडक्शन. ठीक है, एबडक्शन, डॉर्सीफ्लेक्शन, ऑलराइट, एंड ईवर्जन. ठीक है, तो ये जो इस तरीके की मूवमेंट है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द प्रोनेशन. ओके, वेयर यू आर dorsiflexing your foot, abducting it and everting it. Okay, so that leads to the pronation. Now during this process of pronation, the axis of these two joints, which are calcaneocuboid on the lateral side and talonavicular on the medial side, these two joints become parallel to each other. Okay, और supination के दौरान they are not parallel and this joint becomes locked, allowing efficient transmission of forces. Okay, so you understood what happens in pronation and what two joints become parallel to each other. They are talonavicular and calcaneocuboid joints. Brought to the emergency after a road traffic accident, on physical examination you notice a loss of sensation of the lateral 3.5. ठीक है, I'll show you 1 2 3. ओके, जब आप अपने हैंड को देखोगे ना और नर्व कुछ समझने की कोशिश करोगे, तो इतना अंडरस्टैंड करो कि यू स्टडीड फ्रॉम दिस साइड. दिस इज द लेटरल. ओके, so loss of sensation of the lateral 3.5 finger, 1 2 3.5. Okay, I don't know how much visible it is, but I have. Okay, अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है मेरे हैंड का, let me bring it in the picture. Now this part. Okay, 1
1, 2 and 3, ये 3 और इसका हाफ। ठीक है, ये जो 3.5 फिंगर्स का जो ये पूरा एरिया है ना, नाउ दिस इज बेसिकली सप्लाइड, इट इज सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। ओके, वाइल ये जो इधर का है दैट इज बेसिकली सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। ठीक है, दिस इज ऑन द पाल्मर सरफेस। पाल्मर सरफेस, लेकिन अगर यही हम डोर्सल सरफेस पे चले जाएं तो हमारी ये जो हमने देखी थी ना जो लेटरल, हमारा लेटरल 3.5 फिंगर्स थी, ठीक है, उनका पार्ट बाय द मीडियन नर्व। अब यहाँ पे जो नेल बेड्स हैं, ये वाला जो एरिया है ना इन फिंगर्स का, दैट वाइल द रिमेनिंग एरिया on the dorsal surface is supplied by the radial nerve, while on the other side nerve. So the nerve which is likely to be injured, okay, the median nerve, along with that median nerve plus the, okay, I'll show you how. Just look at this. एबडक्शन ऑफ आर्म की जब हम बात करते हैं ना, तो टिल 15 डिग्रीज, ये 15 डिग्रीज तक जो है, 15 डिग्रीज तक जो मूवमेंट है ना, दैट इज बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सुप्रास्पाइनेटस। ठीक है, वो है विद द हेल्प ऑफ सुप्रास्पाइनेटस। अब अगर हम 15 से 90 डिग्रीज तक की बात करें, 15 से जो 90 डिग्री का है वहां पर जो है इट इज बीइंग विद द हेल्प ऑफ डेल्टोइड। और अगर इस हॉरिजॉन्टल से हमें ऊपर जाना है, ठीक है, इससे ऊपर अगर हमें जाना है, अपने आर्म को लेकर जाना है अबडक्ट करते हुए, मतलब देखिए, जस्ट लुक एट दिस हैंड, 15 डिग्री तक इट इज सपोर्टेड बाय सुप्रास्पाइनेटस। मैं 15 से 90 डिग्री तक ले आई तो इट इज विद द हेल्प ऑफ डेल्टोइड एबडक्शन। ओके, मैं 90 डिग्री से इस हॉरिजॉन्टल से बियॉन्ड दैट अगर मैं लेकर जाना चाहती हूँ तो एबडक्शन ऑफ आर्म वुड बी विद द हेल्प ऑफ 3 मसल्स, दैट इज योर सेरेटस एंटीरियर, subacromion, bursa and trapezius. Okay, and this serratus anterior, all right, is supplied by the long thoracic nerve. Okay, so that is why when this long thoracic nerve is affected or injured, it leads to winged right scapula. Okay, and it does not allow abduction of the arm beyond 90 degrees, वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है,
जो कि हमारा है ब्रेकियल प्लेक्सस, जिसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है ना कि आप उसको साथ साथ ड्रॉ करो। ओके, आई विल ड्रॉ विद यू। इसको बहुत आसान तरीका है इसको ड्रॉ करने का। आई डोंट नो आई कैन ड्रॉ हियर और नॉट, लेट मी जस्ट चेक। ओके, चलिए मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, बट वील गेट बैक टू दैट। सबसे पहले ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए आप ध्यान में रखिए कि देयर आर 5 रूट्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, विच आर C5 to T1। C5 से T1 की रूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, C5 to T1। नाउ अब क्या होता है, इन सभी C5, C6, 7, 8 to T1, इन सबसे जो है हमारी रूट्स आई, ठीक है। नाउ रिमेंबर दैट रूट्स एंड दीज ट्रंक्स ये प्रेजेंट है इन द एरिया ऑफ नेक, ठीक है। जो divisions हैं they are present in the area of they pass behind the clavicle, and these chords and terminal branches they are present in the axilla. Okay, they are present in the axilla. Now these roots uh, now the C5 and C6 root join together form trunk, ठीक है। It forms the upper trunk. C7 continues as middle trunk, and C8 and T1 joins together to form the inferior trunk or the lower trunk. Okay, then each one of these gives anterior and posterior divisions. हर एक जो है एक anterior और एक posterior division देता है, ठीक है। anterior posterior, middle के लिए anterior posterior, लेकिन inferior के लिए जो आप ड्रॉ करना है उसमें आप posterior को ऊपर रखिएगा, anterior को नीचे रखिएगा। क्यों ऐसा किया है, we'll see that. Okay, now what happens is कि now ये जो anterior division है of the upper and the middle trunk they join together to form the lateral cord. इससे बन गया lateral cord. Then the posterior divisions of the upper, middle and the lower trunks join together to form the posterior cord, and the anterior division of the lower trunk continues as the medial cord. अब इनको posterior, लेटरल और मीडियल जो हमने नाम दिया है वो किसके रिस्पेक्ट में है, इट इज बेसिकली रिस्पेक्ट टू द एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के एक्सिलरी आर्टरी जो हमारी प्रेजेंट है, जो एक्सिला के थ्रू पास हो रही है, वहां पर अब ये सब जो हमारे कॉर्ड्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है इन रिस्पेक्ट टू द एक्सिलरी आर्टरी, इनको ये नाम दिया गया है। if it is present lateral to the axillary artery, it forms the lateral cord. If it is present posterior to the axillary artery, it is given as posterior cord, and if it is present medial to the axillary artery, it is called as medial cord. Okay, now further we have the branches. Now इसको जो है याद करने के लिए पहले बहुत टाइम पहले आई थिंक एक निमोनिक हम लोगों ने याद किया था ड्यूरिंग आवर कॉलेज डेज, विच इज राहुल टंडन आई थिंक ड्रिंक्स कोल्ड बियर, ऐसा कुछ था। ओके, सो उससे यू कैन रिमेंबर दैट RTDCB, ठीक है। उसके बाद है टर्मिनल ब्रांचेस। नाउ टर्मिनल ब्रांचेस को भी याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, व्हेन यू हैव द लेटरल कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड के लिए हमने बना लिया L, M and LML, ठीक है। फॉर द मिडल, फॉर द पोस्टीरियर वन वी हैव राटुल, राटुल कर लो या अल्ट्रा कर लो, इससे आप इनकी एटलीस्ट ब्रांचेस को जो है बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। एंड लास्ट जो है हमारा मीडियल ट्रंक है, मीडियल कॉर्ड है, उसके लिए M4U। ठीक है, तो क्या क्या है इन ब्रांचेस के नाम, L फॉर द लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व and the lateral root of the median nerve. Ratul stands for the radial nerve, the axillary nerve, the thoracodorsal nerve, the upper subscapular nerve and the lower subscapular nerve. Okay, then we have M4U. Now M4U stands for the medial pectoral nerve, the medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of the arm, medial cutaneous nerve of the forearm, and the medial root of the median nerve, and U stands for the ulnar nerve. Okay,
नाउ अब इनके जो है रूट्स पूछे जाते हैं हमसे, रूट वैल्यू जो है वो पूछी जाती है. नाउ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है दैट हैज C5, 6 एंड 7. देन आपका रेडियल, अब इसमें से दो नर्व्स ऐसी हैं जिनमें रूट्स जो हैं, रूट वैल्यू ये सभी C5 से लेकर T1 तक सबकी आती है. ठीक है, तो वो है हमारी, एक तो ये एक्सिलरी नर्व और जो है रेडियल नर्व, इनके अंदर C5 से T1 पूरा आएगा. ठीक है, वाइल दिस अल्नार नर्व, दिस इज बीइंग सप्लाइड बाय C8 एंड T1, तो ये उसकी रूट वैल्यू है. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर. नाउ अब हमने एक यहाँ पर बात की थी लॉन्ग थोरैसिक नर्व. लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम द रूट्स ऑफ C5, 6 एंड 7, इन तीनों से मिलकर डिराइव्ड होती है. ओके, एंड इट सप्लाइज सेरेटस एंटीरियर. और उसका अगर पैरालिसिस हो जाए तो दैट लीड्स टू दी योर that prevents the abduction of arm beyond 90 degrees. Okay, now अब ये जो हमारा अपर ट्रंक है ना, यहाँ से हमारी दो ब्रांचेस हैं. वन इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड द अदर वन इज नर्व टू सबक्लेवियस. अब ये जो है वो पॉइंट भी है जिसे हम अर्ब्स पॉइंट बोलते हैं. नाउ बेसिकली यहाँ पर क्या है कि C5, C6 की रूट्स मिल रही हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स मिल रही हैं अपर ट्रंक की, और सबस्कैपुलर नर्व एंड द नर्व टू द सबक्लेवियस यहाँ मिल रहा है. ठीक है, तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये 6 नर्व्स मिल रही हैं. अगर यहाँ पर नाउ इस अपर ट्रंक को इस पॉइंट पे अगर कोई भी इंजरी हो जाती है, विच कुड हैपन बर्थ के टाइम पर इंजरी हो सकती है, या फिर ऑन फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड अगर हो जाए तो ये इंजरी हो सकती है. ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये जो नर्व्स है ना बेसिकली सप्लाई कर रही है आपके जो अपर पार्ट को. अपर पार्ट से मतलब शोल्डर, एक्जिला एंड जो आर्म है, उतने एरिया को ये सप्लाई कर रही है. तो इससे जितनी भी हमारी जो मूवमेंट्स अफेक्ट होंगी ना वो बेसिकली अपर पार्ट की जो है अफेक्ट होगी. प्रॉक्सिमल जो मसल्स हैं वो अफेक्ट होंगी. ठीक है, तो इसके लिए हम जो है एक again you may call it as a mnemonic. हम इसके लिए बनाते हैं, that is ADP examiner. ADP examiner is AD for adduction, कि अगर ये इंजरी हो जाए तो what happens to the hand. Adduction हो जाएगा. ठीक है, I'm not able to show you in the picture. What will happen that it will become adducted. Abduction अब नहीं हो पा रहा है. ठीक है, वो जो मसल्स जो abduction कर रही थी वो अब नहीं कर पा रही, they become adducted. It becomes extended, वो flex नहीं होगा, वो extended बिल्कुल ऐसा रहेगा. ठीक है, extended रहेगा और pronated रहेगा. ठीक है, that is ADP examiner. Okay, so what all movements are affected? Abduction is affected, flexion is affected, and supination is affected. Okay, so it looks like the policeman's tip hand. Okay, देन वाइल अगर आप C8 और T1 की बात करें तो इनके मिलने से हमारा ये लोअर ट्रंक बनता है, और यहाँ पर जो इंजरी इस लोअर ट्रंक के होने से वी गेट दी क्लम्कीज पैरालिसिस. एंड दिस पार्ट ऑफ द मसल, दिस पार्ट ऑफ द नर्व्स, ये बेसिकली सप्लाई करती हैं हमारी डोर्सल मसल्स को, डोर्सल मसल्स ऑफ द हैंड. ठीक है, तो अगर इनकी इंजरी होगी तो हमारी अल्नर नर्व इफेक्ट होगी, एंड बेसिकली क्लॉ हैंड जो है वो रिड्यूस होता है हमारा. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. Okay, now next question is, you are a first year surgery resident assisting in hepatectomy procedure with your senior resident. Now during the procedure the portal vein is ligated. Which of the following vein unites to form a portal vein? Now this is a very simple question. हमने हमेशा इसको बार बार पढ़ा होगा लेकिन कभी ज़्यादा इसके ऊपर गौर नहीं किया. So what is happening here? We'll go through a simple structure where we have the superior. Basically क्या होता है, superior mesenteric vein and the splenic vein, these two veins join together to form the portal vein. How? Let's see that. Look at here. Now this is the spleen. Please. Okay, so now this is the spleen. यहाँ से आ रही है हमारी ये splenic vein, and यहाँ से हमारी आ रही है superior mesenteric vein. Inferior mesenteric vein नहीं form करेगी portal vein because inferior mesenteric vein itself is draining into the splenic vein.
ठीक है, तो बेसिकली हमारी ये स्प्लीनिक वेन और यहाँ से हमारी ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये दोनों मिलकर जो है हमारी पोर्टल वेन बना रही है। ठीक है, सो समटाइम्स हम बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन को भी स्किप कर जाते हैं एंड वी आर अनेबल टू आंसर इट इन द एग्जाम, सो काइंडली रीड इट। क्वेश्चन इज Bad. Okay, the next question is, a 40 years old man presents to the clinic with a several year history of an enlarged scrotum developed after a bout of epididymitis, and now the scrotal skin is thickened and may exhibit ulceration. Massive scrotal lymphedema is noticed. Lymphatic drainage of the testis is through which of the following? Now we have to tell about the lymphatic drainage of the testis. Okay, now just wait. ओके, नाउ अब अगर हम टेस्टिस की बात करें ना, बेसिकली क्या होता है कि आपका जो लिम्फेटिक्स है और जो वेन्स हैं वो फॉलो करती हैं आपकी आर्टरीज को. बोथ द लिम्फेटिक्स एंड द आर्टरीज दे फॉलो अ लेटरल एंड द एंटीरियर रूट टू ड्रेन इनटू द टेस्टिस. सो द lymphatic drainage is via pre and para-aortic lymph nodes. Now just look at this. I will just show you. Okay. नाउ अगर आप टेस्टिस की आर्टीरियल सप्लाई देखोगे ना, सो बेसिकली दैट इज वाई द एब्डोमिनल आयोटा, जिसकी एक ब्रांच है टेस्टिकुलर आर्टरी. ठीक है, तो उसी तरीके से टेस्टिस इज द ऑर्गन. अब जो लिम्फेटिक्स और आपकी वेन्स फॉलो करती हैं ना, वही रूट जो है यहाँ पर आर्टरीज भी फॉलो करती हैं. तो जो आर्टरीज फॉलो कर रही हैं वही लिम्फेटिक्स फॉलो करेगा. ठीक है, तो अगर आर्टीरियल सप्लाई इसकी आयोटा से है तो इसका जो लिम्फेटिक्स है दैट इज ऑल्सो थ्रू प्री एंड पैरा-aortic nodes. Okay, so it is via pre and para-aortic nodes. Okay, let me show you this through a picture. We have it here. Okay, so ये हमारा aorta है. अब टेस्टिस के लिए ये ध्यान रखा जाता है कि जो रूट आपके आर्टीरियल सप्लाई फॉलो कर रही है वही आपके लिम्फेटिक्स और वेन्स भी फॉलो करेंगे. ठीक है, तो अब अगर आर्टीरियल सप्लाई aorta के थ्रू है विच इज वाया टेस्टिकुलर आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल आयोटा, सो व्हाट विल हैपन, तो इसके जो lymphatic supply है that is also via pre-aortic lymph nodes and para-aortic lymph nodes. Okay, these are present. Now this is the pre-aortic lymph nodes and these are the para-aortic lymph nodes. Now remember that testis is the only organ that does not drain into the inguinal lymph nodes. ये superficial inguinal lymph nodes इनके अंदर ड्रेन नहीं करेगा. ठीक है, इसके जो lymphatic हैं वो कोर्स करते हैं along the root of the testicular vessels. Remember that. All right, or I think that's it. Moving on to the next question. We have answered this one. Moving on to the next, we have a 55 years old man complains of intermittent bleeding from her vagina for last 2 months. A pelvic USD finds a thickened endometrial strip and a left adnexal mass. Endometrial biopsy shows a well-differentiated adenocarcinoma. Lab studies shows increased levels of inhibin. Mark it. Concerning anatomy, ovary usually lies against the lateral wall of the pelvis in a depression called the ovarian fossa. Now this ovarian fossa, okay, it is formed by all except, okay, so जो boundaries हैं of the ovarian fossa, it is being formed by all except what? Okay, now let's see that. Read the question again. Concerning anatomy, ovary usually lies against the lateral wall of the pelvis in a depression which is called as the ovarian fossa. And this ovarian fossa is formed by all except what? Except the round ligament of the ovary. How? Let's see that. Okay. अब अगर आप ये ovarian fossa देखोगे, इसमें क्या होता है? Anteriorly, you have the obliterated umbilical artery. Posteriorly, you have the ureter. Okay. बेसिकली ये जो केस है ये बेसिकली एक ग्रैन्युलोसा ट्यूमर के बारे में है.
ठीक है, जिसकी वजह से देर इज वेजाइनल ब्लीडिंग पोस्ट मेनोपॉजल विद एलिवेटेड इनहिबिन्स। जो ग्रैनुलोसा ट्यूमर्स होते हैं उनकी एक खासियत है कि उनमें इनहिबिन के लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ओवेरियन ट्यूमर and elevated levels of inhibin is specifically elevated in granulosa tumors because it comes from the granulosa cells of the ovaries. Now the ovarian fossa जो है हमारा वो एक ये डिप्रेशन है जहां पर हमारी ओवरी प्लेस्ड होती है on the lateral wall of the pelvis. Anteriorly it is bounded by the obliterated umbilical artery, posteriorly by the ureter and the internal iliac artery. ठीक है, तो हमारे जो ऑप्शंस में था we had the obliterated umbilical artery, internal iliac artery and the ureter. All three are covered. Round ligament इसकी relation में नहीं आता. Okay. Moving on to the next one of progressive right upper quadrant pain, nausea, fever and yellowing of the eyes and skin. He has a history of IV heroin use and shares needles. Physical examination shows scleral icterus with raised total bilirubin, SGOT, SGPT raised. Now the structure which is involved in this patient's pathology is classified into how many segments? Okay, now पूरा क्वेश्चन समझ के हमें समझ में आ रहा है, पढ़ के हमें समझ में आ रहा है that he's talking about liver. Okay, and liver has 8 segments. ठीक है, अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कई बार हम उस जनरल इंफॉर्मेशन को भी मिस कर जाते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे. नाउ दिस लिवर इज डिवाइडेड इनटू 8 सेगमेंट्स. लेट मी जस्ट टेल यू. ठीक है, तो दीज आर द 8 सेगमेंट्स. ये हम एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों व्यूज देख रहे हैं और उसके हिसाब से हमारे पास ये जो है we have these 8 segments. Just wait a moment. Okay, all right. Now अब ये आपने 8 segments देखे. अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा it's the portal vein. Basically portal vein है जो कि separate करता है जो अपर सुपीरियर और जो इंफीरियर सेगमेंट्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट कौन करता है? पोर्टल वेन करता है. जो लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी है वो सेपरेट करती है मीडियल और लेटरल सेगमेंट्स को, और जो राइट हिपैटिक आर्टरी है वो सेपरेट करती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स को. ओके, नाउ जब भी आप राइट हिपैटेक्टोमी करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? नाउ राइट लोब इज बेसिकली दीज 5, 6, 7 और 8. ये जो सेगमेंट्स है ना, ये मिलकर बनाते हैं आपके राइट लोब. और जो आपका लेफ्ट लोब है दैट इज बेसिकली योर 2, 3, 4, 2, 3, 4. ठीक है, 4 and 2, 3 and 4. Okay, these are this forms the left lobe. Now what happens is कि जब हम right hepatectomy करते हैं तो उसमें basically it involves division of the liver in the principal plane in which segments 5, 6, 7, 8 would be separated from, and 1, 2, 3 and 4 they would be left. ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 जो है आपका लेफ्ट लोब बनाएगा, और जो हमारा 5, 6, 7, 8 है दैट फॉर्म्स द राइट लोब. तो अगर राइट हिपैटेक्टोमी है तो उसके अंदर बेसिकली आपका 5, 6, 7 और 8 ये सेगमेंट्स को हटा दिया जाता है. इसी को ये प्रोसीजर कहते हैं. ठीक है, नाउ अब ये जो हमारा केस है बेसिकली है वी आर टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, जहां पर पेशेंट जो है आपको प्रेजेंट कर रहा है राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, जहां पर देयर इज नॉजिया, फीवर, येलोइंग ऑफ द आईज एंड द स्किन. द पेशेंट इज आल्सो अ ड्रग यूजर. That is why which is one of the major risks for hepatitis B infection. Now the portal vein is the most important among them. Portal vein separates the upper and the lower segments. ठीक है, so here we are basically talking about these 8 segments of the liver. Okay, moving on to the next question. Okay, now a 3-year-old boy who was born in 32nd week of the pregnancy suffers from respiratory distress syndrome. Doctors diagnose a heart murmur characteristic of patent ductus arteriosus. Which embryonic structure is involved in this diagnosis? Okay, so it's basically your
left sixth aortic arch. How? We'll read a little bit about this. ठीक है, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, but we'll read a little detail about these. ठीक है, now these are the aortic arches, as you can see here, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the 6 aortic arches, and we have the pairs of these. We have 6 pair of arteries or the aortic arches, and each one belong to one of the 6 pharyngeal arches. अब क्या होता है, now what are the fate of these aortic arches? इन aortic arches का क्या होता है? जो हमारा पहला aortic arch है, that disappears, और वो छोड़ जाता है अपनी तरफ से maxillary artery. Second arch भी disappear हो जाता है, leaving a stapedial artery. Third arch जो है, that gives carotid artery. Okay, remember this. It gives the carotid artery. External carotid artery arises as a new branch from the third arch, while proximal to the external carotid artery, the third arch gives the common carotid artery. तो ये आप देखिएगा, ये जो हमारा थर्ड आर्च है ना, इससे हमारी एक तो कैरोटिड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ रही है, और साथ में कॉमन कैरोटिड आ रही है, और साथ में इंटरनल कैरोटिड भी आ रही है. ठीक है, देन कम्स द फोर्थ आर्च ऑन द राइट साइड. इट गिव्स द proximolateral part of the it gives rise to subclavian artery. ठीक है, and on the right side it gives the subclavian artery, while on the left side it gives rise to the a part of the arch of aorta. Fifth arch disappears, while sixth arch, ठीक है, अब जो सिक्स्थ आर्च है उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ऑफ ईच साइड गिव्स राइज टू द पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, यहाँ पर जो आप आई शो यू दैट इन द नेक्स्ट पिक्चर, ये है आपका बेसिकली द पल्मोनरी आर्टरी. ऑन ईदर साइड इट गिव्स राइज टू द पल्मोनरी आर्टरी. वाइल जो डिस्टल पार्ट है ऑफ द राइट साइड, डिस्टल पार्ट जो है राइट साइड का तो डिसअपियर हो जाता है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, इसका डिस्टल पार्ट डिसअपियर हो जाता है. बट ऑन द लेफ्ट साइड पे क्या होता है, now the distal part of the left side forms the ductus arteriosus. ठीक है, ये बेसिकली एक कॉन्टिन्यूएशन है, और आप कह सकते हो कि एक इट्स बेसिकली ब्रिज बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एब्डोमिनल आयोटा. दोनों के बीच में जो है ये फॉर्म हो जाता है, which leads to production of these bombers. Now then we have a 9-month-old child was brought to you for a regular checkup. Curvature of the vertebral spine which can be seen in a child of this age group would be. ठीक है, इसके लिए हमें इन कर्वेचर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एंड let me just give you the answer. Okay, basically इसका आंसर जो है that is secondary curvature at the lumbar spine, but before that we will read a little bit about these curvatures. ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए, हमारे पास बेसिकली ये 4 कर्वेचर्स आते हैं जो कि सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सेक्रल स्पाइन्स की वजह से है. ठीक है, अब जो प्राइमरी कर्वेचर्स होते हैं ना, वो हमारे फीटल टाइम में जो होते हैं डेवलप होते हैं. ठीक है, वाइल जो हमारे सेकेंडरी कर्वेचर्स होते हैं वो हमारे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, दैट इज ड्यूरिंग आफ्टर द बर्थ वो डेवलप होते हैं. लेट मी शो यू हाउ. अब अगर ये आप स्पाइन देखोगे, वी हैव 4 नेचुरल कर्व्स इन द वर्टेब्रल कॉलम, द सर्वाइकल कर्वेचर, द थोरैसिक कर्वेचर, द लंबर कर्वेचर एंड द सेक्रल कर्वेचर. ठीक है, अब ये जो इस तरीके का है ना, ये ऐसे, नाउ दिस इज द नॉर्मल थोरैसिक काइफोसिस. लेकिन अगर ये इससे ज्यादा बल्ज हो जाए तो उसे आप थोरैसिक काइफोसिस जो है आप एग्जैजरेटेड वाला कहोगे. ये नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस है. ठीक है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए, एग्जैजरेट हो जाए, तो वो लंबर लॉर्डोसिस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, एंड इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स. नाउ लुक एट दीज कर्वेचर्स ऑफ द स्पाइन. अगर ये लंबर थोरैसिक काइफोसिस जो है अगर वो एग्जैजरेट हो जाए तो दैट लीड्स टू काइफोसिस. वाइल अगर लंबर लॉर्डोसिस अगर वो एग्जैजरेट हो जाए, ये नॉर्मल था, बट अगर ये बढ़ जाए तो दैट लीड्स टू लॉर्डोसिस. वाइल दिस वन जिसके अंदर एस शेप्ड, अगर आप पोस्टीरियरली देखोगे आपकी वर्टेब्रल कॉलम को, तो वो नॉर्मली ऐसा नहीं है, नॉर्मली इट्स लाइक दिस, बट अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो वो एस बना रहा है, एस शेप्ड बन रहा है और एसिमेट्रिकल है, सो दैट लीड्स टू द स्कोलियोसिस. ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी का जो होम्योपैथी पार्ट का हमारा एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था. ओके, सो आई थिंक इससे थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको. अगर आप देखोगे, हमने 4 कर्वेचर्स के बारे में बात किया. वी टॉक्ड अबाउट द सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड द सेक्रल. अब इसमें से जो TSK
ठीक है, इसको ध्यान में रखो। थोरैसिक और जो सेक्रल है काइफोसिस वो कॉन्केव एंटीरियरली होते हैं। वो कैसे होते हैं? दे आर कॉन्केव एंटीरियरली, वाइल जो सर्वाइकल और लंबर लॉर्डोसिस हैं दे आर कॉन्वेक्स एंटीरियरली। हाउ दे आर? दे आर कॉन्वेक्स एंटीरियरली। अब क्या होता है, जो थोरैसिक और सेक्रल काइफोसिस हैं दे आर द प्राइमरी कर्वेचर्स, वो पहले अपीयर होते हैं एंड दैट टू इन द फीटल पीरियड। ठीक है, in relation to the flexed fetal position. Remember, the thoracic and the sacral kyphosis are the primary curvatures that develop during the fetal period in relation to the flexed fetal position. These primary curvatures are retained throughout the life. Then the cervical and the lumbar lordosis are secondary curvatures, जो basically result करते हैं from the extension from the flexed fetal position. Okay, जब बेबी फ्लेक्स्ड पोजीशन से एक्सटेंड कर जाता है, एक्सटेंडेड उसमें आ जाता है, तब क्या होता है कि वी गेट द सर्वाइकल एंड द लंबर लॉर्डोसिस। नाउ अब जो सर्वाइकल लॉर्डोसिस होता है ना, वो एविडेंट होता है इन द इन्फेंट्स व्हेन दे बिगिन टू रेज द हेड वाइल प्रोन एंड टू होल्ड हेड इरेक्ट वाइल सिटिंग, जो कि यूजुअली स्टार्ट होता है हमारे 2 months की एज में। While जो lumbar lordosis होता है that becomes evident when the toddlers begin to assume the upright posture, standing and walking. That is by about the 8th month. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो बच्चा है वो 9 month old का है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर lumbar lordosis आ गया होगा। तो ये जो कर्वेचर हम देख रहे हैं that is basically the secondary curvature at the lumbar spine. And then we have certain things about the spinal diseases. अगर exaggerate हो जाता है curvature of the spine, so we get these conditions. Kyphosis is because of exaggerated curvature of the thoracic spine, which is hunched back. Lordosis is exaggerated lumbar curvature, and scoliosis is a complex abnormality which presents as a S-shaped spine, viewed from the posterior relation, okay, with a rotational component as well. We have this last question. To control the bleeding from the carotid artery, the surgeon can compress carotid artery against the anterior tubercle of which of the following vertebrae? ठीक है, तो इसके अंदर options में we had C1, C2, C3, C4, C6. Okay, now remember the anterior tubercles of the vertebra C6, उनको हम कहते हैं carotid tubercles, which is Cassinate tubercles, because common carotid artery may be compressed here in the groove between the tubercle and the body to control the bleeding from these vessels. ठीक है, तो आप C6 के एंटीरियर वर्टेब्रा पे कैरोटिड आर्टरी को कंप्रेस कर सकते हो अगर आपको ब्लीडिंग को रोकना है। ऑलराइट, so to stop the bleeding from the wounds, what we do is, to do this we press the carotid artery with the thumb of your hand on the side of this throat on the edge of the sternocleidomastoid muscle, transverse process of C6 vertebra. ठीक है, उसके anterior tubercle पे you will press it. Okay, no need to go into more details. That's all for today. If you have any doubt, you can post your doubt in the comment section. Okay, see you in the next session. Thank you.